तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तेजस्वी यादव ने चुनावी रण का शंखनाद किया है। तेजस्वी ने अपनी बिहार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा का आगाज जहानाबाद से कर दिया है। यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। ये यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी और 66 विधानसभा सीटों को कवर करेगी, जो राज्य की कुल सीटों का 27% है। बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के अधिकारों और मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है, खासकर नौजवानों, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। तेजस्वी यादव का दावा है कि यह यात्रा बिहार के विकास के लोगों और 5 दिन में 10 जिलों को कवर करते हुए तेजस्वी यादव लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे। बता दें कि तेजस्वी का ये कदम आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेजस्वी अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह ही जनता से सीधे तौर पर संवाद और उनसे जुड़ना चाहते हैं। लालू यादव भी हमेशा यात्राओं और रैलियों के जरिए ही लोगों से सीधा संवाद करते थे। बता दें आपको कि तेजस्वी की ये यात्रा लालू की उस विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने वीडियो को जारी कर एनडीए सरकार को घेरा और कहा कि अब हमको माफ करो, 20 साल से तुम्हारी सरकार, फिर भी युवा बेरोजगार। सीएम फेस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिहार की मालिक जनता है और वहीं मुख्यमंत्री बनाती भी है। 66 विधानसभा सीटों पर नजर रखते हुए तेजस्वी यादव की यात्रा का उद्देश्य महागठबंधन के इलाके को मजबूत बनाए रखना है और साथ ही साथ कमजोर गढ़ में सियासी आधार बढ़ाना है। तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और लोगों के साथ सीधा संवाद करेंगे। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा, जबकि आरजेडी ने अपनी रणनीति के तहत इस यात्रा को आयोजित किया है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा बिहार के सियासी माहौल को बदलने और आरजेडी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। वैसे महागठबंधन पर क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीएम फेस पर भी पत्ते नहीं खोले गए हैं, ये भी आपसी विवाद का मसला हो सकता है। सीट शेयरिंग की फांस तो है ही, इसी पर चर्चा भी करेंगे। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ अरुण यादव जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, स्वागत है आपका अरुण जी। और राज जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका स्वागत है। रणधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मीडिया संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अरुण यादव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या उद्देश्य के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे की राजनीति करते हैं। जनता के जो ज्वलंत सवाल है, उन सवालों को लेकर जनता के बीच रहते हैं और उन सवालों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं। और आपको जानकारी होगा, हमारा आदरणीय नेता तेजस्वी यादव एक ही लक्ष्य है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार में बने, रोजगार मुखी सरकार बिहार में बने। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे आप पलायन की बात कर लें, चाहे आप अपराध की बात कर लें, चाहे आप भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे आप महंगाई की बात कर लें, चाहे आप गरीबी की बात कर लें, चाहे आप भुखमरी की बात कर लें, आज राज्य की जनता इन सारे सवालों से त्रस्त है और इसको सुनने वाला कोई नहीं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17-18 साल से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी 11 साल से एनडीए की सरकार है। कह सकते हैं बिहार में 11 साल से डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार। लेकिन क्या है, एक इंजन भ्रष्टाचार वाली, एक इंजन अपराध वाली। भ्रष्टाचार चरम पर है,
आप देखिए पिछले दिनों अगर देखेंगे कि नीतीश सरकार के मंत्री के अधीन जो अभियंता थे, जो अधिकारी थे, उनके घर से लाखों रुपया, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपये नोट बरामद हुए, जले नोट बरामद हुए। लगातार भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है राज्य में, बगैर पैसा का एक काम नहीं होता। अब समझिए 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर ये आकर एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, 33 घोटाला करने का काम किया। और इन्हीं के शासन काल में सृजन घोटाला, 3300 करोड़ का घोटाला हुआ, जल नल घोटाला हुआ, को घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, बांध घोटाला हुआ, एस्टीमेट घोटाला हुआ, दवाई घोटाला हुआ। पिछले दिनों आप देखिए ना, बिहार विधानसभा के अंदर कैग ने 71,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया। और अपराध भी चरम पर है। पूरे बिहार में अपराधी, सत्ता संरक्षित अपराधी मचा रखा है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं होती है। अगर आंकड़े को देखें तो प्रत्येक माह 200 से 250 के बीच हत्याएं हो रही। बिहार की राजधानी पटना है, पटना में लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, हालात है। ठीक है, रणदीप जी जवाब दीजिए। कह रहे ये हालात है, मुद्दे बहुत है जिसको लेके यात्रा निकाली जा रही है। रणदीप जी, मैं ठीक है, अरुण जी लौटती हूँ फिर से सर, मैं फिर लौटती हूँ। ठीक है रणदीप जी, मुद्दे बहुत है जिसको लेके यात्रा निकाली जा रही है, उद्देश्य साफ है और क्लियर है एकदम। देखिए, राजद के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो राजद की जो कमियां हैं, जिन कारणों से राजद आज सत्ता से दूर है, उन्हीं कमियों को जबरन हमारे मत्थे डालकर भी व्याख्यान दे रहे थे। जहां तक तेजस्वी यादव जी के यात्रा का सवाल है, ये यात्रा चेहरा बचाने के लिए शुरू किया गया है। क्योंकि राहुल गांधी का जो घुसपैठियों बचाव यात्रा था, उसमें कहीं न कहीं यह संदेश गया कि तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात करते रहे और राहुल गांधी जी ने एक बार भी सीएम का नाम की घोषणा या ये नहीं कहा कि हाँ ये तेजस्वी यादव की सीएम फेस है। यहाँ तक कि जब बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी पटना में आते हैं, उनसे भी पत्रकारों ने पूछा कि आपका सीएम, गठबंधन का सीएम कौन होगा, तो वो जनता पर टाल दिए। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो पूरे यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में जो इनकी पिछलग्गू वाली छवि बनी है, उस छवि से काफी इनका पूरा कुनबा, इनका पूरा परिवार उस छवि से काफी चिंतित हुआ है। आपको याद होगा कि लालू यादव जी भी गठबंधन के करते रहे हैं और कांग्रेस के साथ ही करते रहे हैं। कभी ये देखने को नहीं मिला कि लालू यादव जी ने अपना सब कुछ कांग्रेस के चरणों पे रख दिया। ये पहली घटना है। हमको लगता है कि राजद के जितने कार्यकर्ता हैं, नए हो या पुराने हो, उनके मन में ये टीस होगा कि ऐसी कौन सी यात्रा हुई, ऐसी कौन सी मजबूरी हुई कि तेजस्वी यादव पिछलग्गू यादव की छवि के रूप में बिहार में उभरे हैं। और जहां तक विकास की बात है, विकास का तो पहला नमूना खुद प्रतिपक्ष ने ये साबित कर दिया कि बिहार में विकास है। जब रात के 2 बजे अपने सिंगापुर के संबंधियों के साथ पटना के गंगा पथ पर रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बेखौफ घूम रहे हैं, इससे 2 चीज तो साबित हो गई। एक तो विकास साबित हो गया और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुधरा है, वो भी प्रमाणित हो गया कि बिहार में न लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और न विकास की समस्या है। ठीक है, राजविराज जी देखिए, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि समस्या कोई नहीं है, तो फिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या और इससे क्या वाकई गठबंधन को मजबूती मिलेगी या सिर्फ आरजेडी को?
राजविराज जी, सर सुन पा रहे हैं आप हमें? राजविराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए प्रतिभा जी का रुख कर लेते हैं। प्रतिभा जी, सुन पा रही हैं आप हमें? बताएं जी प्रतिभा जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर है, एक के बाद एक यात्राएं, वो भी महागठबंधन की तरफ से। अब ऐसे में क्या वाकई एक जड़ को कमजोर कर रही है ये यात्राएं आप लोगों की? नेहा जी, जो सरकार लगातार 20 वर्षों से बिहार के विकास के लिए काम करते आई हो, उसकी जड़ें कौन कमजोर कर सकता है? और इनका कोई अधिकार यात्रा, ये जनता की अधिकार यात्रा नहीं है, ये परिवार बचाओ यात्रा है, ये विरासत बचाओ यात्रा है, इनके खानदान बचाओ यात्रा है। तो भाई ये वंशवादी लोग ये जनता के लिए राजनीति करते हैं क्या? ये कैसे परिवार को कहाँ संरक्षित करना है, कहाँ स्थापित करना है, ये इसके लिए राजनीति करते हैं। चले हैं अधिकार यात्रा, कौन सा अधिकार यात्रा, कौन सा अधिकार? अरे भाई, जिस अधिकार की बात करते हैं ना, वो अधिकार पहले से एनडीए की सरकार ने दे रखा है। बिहार में क्या बचा है? कुछ बचा भी है? तो सवाल है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये करेंगे क्या? ये दोनों राजकुमार छटपटाहट में, घबराहट में, इसीलिए कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे अपनी यात्रा करते रहते हैं। अब ये करेंगे क्या? कौन सा काम इनके पास बचा है? तो ये विरासत बचाओ इनकी यात्रा है, परिवार को संरक्षित करो वो यात्रा है, परिवार का अधिकार यात्रा है। तेजस्वी यादव जी की यात्रा करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? आप कह रही हैं हमारी जड़ें कमजोर हो रही है क्या? कौन सी जड़ को कमजोर करेंगे? जिस जड़ को जनता ने पकड़ के रखा है, जनता की वजह से हमारी जड़ें मजबूत है ना। जनता ने 20 वर्षों से सत्ता दी हुई है ना, क्योंकि जनता को पता है कि हमारे दुख दर्द को कौन समझ रहा है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है। आज अभी हमारे प्रवक्ता भाई अरुण जी कह रहे थे, मैं सुन रही थी उन चीजों को, कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, किसने संज्ञा दी? और चारा चोर, जो चारा चोर के मामले में सजा याफ्ता, वो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। कहने में इनको शर्म नहीं आती है? मतलब मुंह है तो कुछ भी बोलना है, बोलिए, जनता सब सुन रही है, सब जान रही है। और यही वजह है, अरुण जी शांत रहिए ना, यही वजह है कि बिहार की जनता ने आपको सत्ता से कोसों दूर कर दिया है। करीब 60 वर्षों तक कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, आज अगर सत्ता से कोसों दूर है, क्यों दूर है? जनता मालिक है सबकी, जनता कुर्सी देती है, जनता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाती है, कोई खुद से नहीं बन जाता, किसी में इतनी कुवत नहीं है। तो जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरे हैं तभी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो मैं बता दूं, ये छटपटाते रहे, लाख यात्रा करते रहे, 2025, 225 और फिर से नीतीश, हमारा यही एनडीए का नारा है। और बिहार की जनता ने इस नारे पर अपनी मुहर लगा दी है। 2 महीना यात्रा कर लें, 2 महीना के बाद फिर इनको जाना है, पता है कहाँ? एक होता है ना कोल्ड रूम, उसमें जाकर के काम करेंगे 5 साल, फिर इनको आराम के लिए जनता इनको मैंडेट देगी। अगली बार तो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहेंगे ये। अभी तो जनता ने इनको मैंडेट दिया था विपक्ष में बैठने के लिए ना, ताकि जनहित के मुद्दे पर बात करें, लेकिन नहीं। लेकिन जो नतीजे देखते हैं ना, नतीजे देखते हैं तो ये लार्जेस्ट पार्टी रही ना लास्ट टाइम भी, तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे? नहीं, इसलिए कि इनको जनता समझ चुकी है कि रात दिन झूठ बोलेगा। अब बताइए ना, कौन इनकार कर सकता है कि हर गरीबों के घर रोशन हुए हैं? कौन इनकार कर सकता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री जो की गई, उससे गरीबों का घर रोशन हो रहा है? कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि जो विधवा, विकलांग, जो 400 रुपए जिनको मिलता था, 1100 रुपए उनको मिल रहा है, कौन इनकार करेगा इस चीज से कि हर घर की एक महिला को 2,10,000 रुपए रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं? इस बात से कोई इनकार करेगा? साइकिल पर सवार बेटियां स्कूल जा रही है, कौन इस बात से इनकार करेगा? ठीक है, आप सुनते हैं प्रतिभा जी, बोलने दीजिए। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को 3 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया बिहार की जनता ने। तो अब तक 1990 से लेकर 2020 तक एक बिहार विधानसभा का चुनाव छोड़ दीजिए 10 का, तो तमाम चुनाव में 1 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया, सबसे अधिक विधायक देने का काम किया। तो बिहार की जनता तो हमारे साथ है। ये कहिए ना कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू समाप्त हो जाएगी, ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट के समय
संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, अरे भाई नीति आयोग का ही आप अध्ययन कर लीजिए ना। नीति आयोग में कहाँ है साक्षरता दर में बिहार, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार देख लीजिए ना, निवेश के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है। हाँ, 1 नंबर में कहाँ बिहार है, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, महंगाई में, पलायन में, गरीबी में, भुखमरी में भारत सरकार का आंकड़ा है। राज्यसभा में भारत सरकार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ से अधिक लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में, रोजी रोटी के खोज में, क्योंकि 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और 2 दशक से बिहार में एक सुई का भी फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया जब हमारी सरकार थी। तो पलायन तो पहले से ही होता आ रहा है ना, आपकी सरकार भी थी तब भी पलायन का यही हाल था ना सर, ऐसा तो है नहीं कि अभी पलायन हो रहा है। हाँ, हाल अगर था तो 2 दशक से ये क्या कर रहे हैं, ढाल बजा रहे हैं। इनका क्या फर्ज बनता है? हमें तो जनता ने बाहर किया। क्या फर्ज बनता है रणधीर जी बताइए, कह रहे पलायन को लेकर क्या हाल है? आज भी अगर बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को अगर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है तो कहाँ विकास हुआ? क्या पैमाना है, क्या मापदंड है आप लोगों के विकास का? एक्चुअली में क्या है कि हमारे विद्वान प्रवक्ता जो राजद के हैं, ये पलायन को राजनीतिक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर 1990 के दशक में अगर बिहार की स्थिति अच्छी रही होती, नौकरी और लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज अगर अच्छी रही होती तो उस दशक में पलायन का दंश बिहार वासियों को नहीं झेलना पड़ता। चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, चाहे विभिन्न प्राइवेट कंपनी में जॉब के जीविका उपार्जन के लिए हो, पलायन हुआ। एक बात समझनी चाहिए कि आज बिहार में पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ये जितना ही बोलते हैं ना, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये सब में विकास हुआ, ये लोगों को दिख रहा है। ये पोथी लेके बैठे रहे और खोजते रहे कहाँ बिहार विकास नहीं है, लेकिन जब जमीन पे उतरेंगे, हमारे विद्वान प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ना, उनके घर तक भी नीतीश कुमार और मोदी जी का विकास पहुंचा हुआ है। हाँ, राजनीतिक कारणों से वो कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज बिहार की स्थिति है कि आज बिहार में रिवर्स पलायन हो रहा है। अब लोग जितनी पैमाने पर, जितनी संख्या में लोग बाहर रोजी रोटी के लिए गए, आज मान लीजिए कि 30 साल पहले गए, वो वहां बस गए, उनके बाल बच्चे वहां पड़े हुए रोजी रोजगार वहां करने लगे। लेकिन नया पलायन का जहाँ तक सवाल है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। मतलब रोजगार ये बात समझना पड़ेगा। हाँ, रोजगार है यहाँ पर। देखिए, रोजगार का सीधा संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से, चाहे वो हाईवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश के अन्य भागों में कनेक्टिविटी का मामला हो, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी परिवर्तन हुआ है। आसमान जमीन का परिवर्तन हुआ है आज से 20 साल 30 साल पहले। लेकिन अभी भी गुंजाइश है, बहुत हद तक गुंजाइश है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रतिभा जी, सवाल इस बात को लेकर है, तकरीबन 20 साल तक सत्ता पर काबिज होने के बाद भी विकास तो चलिए एक निरंतर प्रक्रिया है, वो होता रहना चाहिए और होता रहा है। कहीं की भी बात कर लें, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें, लगातार अगर एक पार्टी की सरकार, एक गठबंधन की सरकार बन रही है और उसके बावजूद भी क्या विकास उस स्तर तक पहुंचा जिसकी उम्मीद कर रही है जनता? लगातार कई बार मौका देना ये बड़ी बात है जनता की तरफ से, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन वो भी आप लोगों ने पार पा लिया उससे। जनता की उम्मीदों पर क्या उस हिसाब से आप खरे उतरे हैं? नेहा जी, हमने खुद पार नहीं पाया, जनता हमें पार लगाएगी। अब देखिए ना, आप कह रही हैं 20 वर्षों से यहाँ का विकास किसे नहीं दिखेगा? जो अंधे होंगे वो भी चिकनी सड़कों पे चलेंगे, उन्हें भी दिख जाएगा कि मेरे पास आंख तो नहीं है लेकिन सड़कें चिकनी है, यानी बनी है सड़कें।
जो गूंगे बहरे भी होंगे ना उन्हें भी पता चल जाएगा। अभी मैं तो लाइव नहीं हूँ, मैं फोनों पे हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में बैठी हूँ। कल भी मैंने डिबेट में कहा था कि मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और ये बिहार का सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ की व्यवस्था अगर भी पक्ष के हमारे प्रवक्ता देख सकते थे तो देख सके कि इनके घर में भी इतनी सफाई नहीं होती होगी जो सफाई अभी हॉस्पिटल में है और जो व्यवस्था भी हॉस्पिटल में है। विकास इन्हें कहाँ नहीं दिखता है। तो सवाल है कि उन्होंने उल्टा चश्मा पहन रखा है, इन्हें विकास दिखेगा कहाँ से? 20 वर्षों में विकास आप कहती हैं क्या उम्मीदों पे खड़ा उतरे? अरे मैं तो कहती हूँ कि हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना विकास होगा बिहार में। जिस बिहार की बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, चार दीवारी में कैद रहती थी डर के मारे, आज वो बेटियां वर्दी पहन के लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं। क्या ये विकास को नहीं दिखाता है? हम जैसी महिलाएं जो बोलना तो दूर सामने होने से कतराते थे, आज फ्रंट पे आकर बोल रहे हैं, क्या विकास तो नहीं दिखाता है? भाई अरुण जी कह रहे हैं भाई सरकार की कौन सी ऐसी योजना और कौन एक ऐसा घर है जिस घर में नहीं पहुंचा? भाई अरुण जी 1-2 घर भी बता दें उंगली पर गिन के कि कौन सा ऐसा घर है जिस घर में सरकार की योजना का लाभ नहीं जा रहा है, चाहे जिस किसी भी माध्यम से हो। तो विपक्ष में है, इनको बेचारे को बोलना है, प्रवक्ता है पार्टी के तो बोलेंगे, महसूस कर रहे होंगे, बावजूद इसके इनको बोलना है बोल रहे हैं। विकास किसको नहीं दिख रहा है नेहा जी? ठीक है, बिहार में चलिए जनता को दिखना चाहिए, बाकी किसी को दिखे या ना दिखे, जनता को दिखना चाहिए मैम विकास। अगर जनता को दिखेगा तब तो आपका फायदा होगा, नहीं तो जनता शिखर पर बिठाना जानती है तो उखाड़ के फेंकना भी जानती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।